नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका संवाद कार्यक्रम में। और आज हम बहुत ही विशेष विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। बात करेंगे युवाओं के रोजगार पर एआई का प्रभाव। और जैसा कि हमें ज्ञात है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता की आज हम बात करेंगे, जिसने हमारे जीवन पर व्यापक प्रभाव डाला है। और एआई का उपयोग दवाओं के साथ साथ घरों की कीमत तय करने में, साथ ही साथ कारों को असेंबल करने में भी की जा रही है। सबसे पहले 1950 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत हुई थी और उसके बाद 1997 में सबसे पहली बार जो शतरंज के जाने माने खिलाड़ी थे शुमार गौरी, उनको हराया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने। तो आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। ये बुद्धिमत्ता समस्याओं का समाधान इतनी तीव्रता से करती है कि मनुष्य भी नहीं कर सकता। तो आज इसी विषय पर चर्चा होगी। हमारे साथ आज विषय विशेषज्ञ के तौर पर हैं डॉक्टर मुर्तज़ा रिजवी जी, जो कि प्राध्यापक हैं एवं संकाय अध्यक्ष हैं NITTR में। बहुत बहुत स्वागत है रिजवी सर आपका। साथ ही साथ हमारे साथ हैं श्री रघु पांडे जी, जो कि संस्थापक हैं iMature से। रघु सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही में हमारे साथ एक और विषय विशेषज्ञ हैं श्री रुपेश कुमार सिजारिया जी, जो कि प्रोग्राम मैनेजर हैं टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड से। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ कुछ युवा हैं, साथ ही साथ प्रोफेसर हैं, जो आज सहभागी बनेंगे हमारी आज की चर्चा में। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न हम रिजवी सर से लेना चाहेंगे। सर, जैसा कि हम बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के बारे में बात करेंगे, इस कंसेप्ट को आप हमारे दर्शकों को विस्तार से समझाएं। धन्यवाद मैडम जी सर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कंप्यूटर साइंस एक ऐसा विषय है जो कि बहुत डायनामिक है और उसमें दिन बर दिन कुछ ना कुछ नया होता जाता है, जिसको कि हम दूसरे अगर एरियाज़ में देखें तो इतना फास्ट ग्रोथ नहीं है बिल्कुल जितनी कंप्यूटर साइंस में है। कंप्यूटर साइंस का एक ये बहुत ही नया और बहुत ही लेटेस्ट इन्वेंशन कह लें है। क्यों हमको इसकी ज़रूरत पड़ी या क्यों आया ये, बेसिकली ये कंसेप्ट है। और अगर हम जाने, शायद हमारे साथ कहीं बहुत सारी मिथ्स भी रहती हैं कि हमको ऐसा लगता है कि कंप्यूटर इंटेलिजेंट होता है। बिल्कुल सर। तो कंप्यूटर इंटेलिजेंट नहीं होता है। कंप्यूटर उतना ही इंटेलिजेंट होता है जितने कि हम इंटेलिजेंट हैं। जो हम उससे चाहते हैं कराना, तो हमें वो आना चाहिए, तभी वो हमको वो करके देगा। अगर हमें नहीं आता तो कंप्यूटर आपके सामने एक लोहे का डब्बा ही है जी। तो हमको उसको चीज़ें कराने के लिए आपको इंटेलिजेंट होना ज़रूरी है। इस चीज़ को आसान बनाने के लिए कंप्यूटर साइंस ने एक नया इन्वेंशन किया, जिसे कहा जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यानी हम चीज़ों को डेली लाइफ को कैसे आसान बनाएं, ये एक ऐसा कंसेप्ट है जिससे कि हम कैसे मशीन्स में, सिस्टम्स में इंटेलिजेंस लाएं। इंटेलिजेंस यानी हम वो जो चाहते हैं वो हमको करके दे अपने हिसाब से, ना कि हमसे वो कुछ मांगे कि पहले ये बताओ तो हम बताएंगे। बिल्कुल कुछ बेसिक चीज़ें वो आपसे पूछ लेगा, उसके बाद आपसे बताई हुई चीज़ें या आपको जानने की जो इच्छा है वो आपको अपने हिसाब से या आपके हिसाब से वो चीज़ों को बताएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं कई बार ये बहुत ही कॉमन सा एग्जाम्पल लेता हूँ कि आपको लगता है कि मुझे कोई चीज़ परचेस करनी है ऑनलाइन। ऑनलाइन परचेस करने के लिए अगर आपने कोई वेबसाइट या कुछ भी आपने ऐप खोल के किसी भी डिवाइस पर देख ली, तो अब आप कोई भी दूसरे डिवाइस पे या दूसरे ऐप के ऊपर भी चले जाएंगे तो वो चीज़ें जो आपने एक बार देख ली थी वो हर जगह आपको वही चीज़ें दिखने लगेंगी। इसका मतलब ये हुआ कि उसने कहीं आपकी सर्चिंग पैटर्न को उसने स्टडी कर लिया है और वो ये चाहता है कि मैं आपको, या आप कुछ उसका अपने आपका माइंड पढ़ लिया उसने, वो आपके माइंड को पढ़ने के बाद आपको बहुत सारे सजेशंस देता है और ये भी बताता है कि अभी रिसेंटली ये चीज़ कितने लोगों ने ख़रीदी है और कितने लोगों ने इसके साथ और क्या ख़रीदा है। तो ये चीज़ें, ये जो है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इम्प्लीमेंटेशन पार्ट है। तो इसी को हम और अच्छे से समझने के लिए इसमें आगे कुछ और भी सोच सकते हैं। सर, आपने बहुत अच्छी बातें बताई। और जैसा कि हमें पता है, परिवर्तन ही विधि का विधान है और मनुष्य द्वारा ही ये टेक्नोलॉजी बनाई गई है, ना ही एआई हमें चला रहा है। सर, आपने ये बात बहुत अच्छी बोली। और वाकई में 10 साल पहले हमने नहीं सोचा था कि इतनी सारी चीज़ें, हमारी डिपेंडेंसी इतनी बढ़ जाएगी एआई पर। हमारे साथ रघु सर है। सर, आपसे पूछना चाहेंगे, जनरेटिव एआई की अगर बात करें, क्या है जनरेटिव एआई और क्या ये जनरेटिव एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से अलग है कुछ? जी, जनरेटिव एआई जैसा अगर इसको सरल हिंदी में हम समझे, जनरेट करना मतलब कुछ नया बनाना।
सो जनरेटिव एआई का ही एक पार्ट है, एआई की दुनिया का लेटेस्ट डेवलपमेंट है, और जैसा कि इसका नाम सजेस्ट करता है, ये किसी भी नए कंटेंट को बनाने में स्पेशलाइज करने वाला एआई है। सो अगर आप नया टेक्स्ट जनरेट कराना चाहते हैं, किसी भी तरह का टेक्स्ट, वो एसेज हो सकते हैं, पोएट्री हो सकती है, आर्टिकल्स हो सकते हैं, या फिर नई इमेजेस हैं, या फिर नए वीडियोस हैं, आप एआई को अपनी भाषा में बताएं कि मुझे ऐसी इमेज बना के दो, मुझे ऐसा आर्टिकल लिख के दो, या मुझे ऐसा वीडियो बना के दो, तो उस भाषा को एआई समझ सकता है। बिल्कुल। और उस रिक्वेस्ट के अनुरूप वो वैसी इमेज या वैसा टेक्स्ट बना के आपको रिटर्न कर सकता है। ये जो खास तरह का एआई है, ये जेनरेटिव एआई है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत अच्छे से आपने बताया, और वाकई में ईज़ ऑफ डूइंग वर्क काफ़ी हो गया है मुझे लगता है, और ये जनरेटिव एआई की वजह से निरंतर इस पर कार्य किया जा रहा है। जैसे आपने बोला ऐसे है या कोई और कार्य है, रिसर्च का कार्य है, काफ़ी आसान हो गया है। हमारे साथ इंडस्ट्री एक्सपर्ट है रुपेश जी। रुपेश जी, आपसे जानना चाहेंगे, सर्च इंजन की अगर बात करें, जिसके बिना हम कुछ कार्य नहीं कर पाते हैं आज के समय, इस पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कितना प्रभाव पड़ रहा है? देखिए, सर्च इंजन तो हम लोग काफ़ी समय से यूज़ करते रहे हैं, बट अब आने वाले टाइम में जो हमारे डिसेबिलिटी के साथ जो लोग हैं या जो इंटरनेट सर्च को देखना चाहते हैं, तो उसके लिए एआई ने काफ़ी ज़्यादा क्रांतिकारी चीज़ें नई आई हैं। उसमें जैसे जो लोग हेयरिंग इम्पेयरमेंट, जो सुन नहीं सकते हैं, तो उनके लिए टेक्स्ट कैप्शन जो कन्वर्ट करता है, अगर सपोज कोई प्रोग्राम है या कुछ नेट पर उनको देखना है और वो टेक्स्ट कैप्शंस के साथ देख सकते हैं। उसी तरह से विजुअली जो इम्पेयर्ड लोग हैं, जो उसमें देख नहीं सकते हैं, उसके लिए टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्जन एआई ने हमारे लिए मुमकिन किया है, उसको आप देख सकते हैं। तो इस तरह से वेब एक्सेसिबिलिटी जो हम दे रहे हैं, जो डिसेबल लोग हैं उनको भी वो पहुँचे, क्योंकि सर्च तो काफ़ी लोग हम लोग शुरू से करते रहे हैं और डिफरेंट सर्च इंजन अवेलेबल हैं, बट एआई के कॉम्बिनेशन के साथ इसको हम बहुत आसानी से उन लोगों तक भी पहुंचा सकते हैं जो लोग अभी तक वेब से दूर थे। बिल्कुल, समाज के उत्थान के लिए भी काफ़ी अच्छा कार्य किया जा रहा है एआई के साथ। सर ने बहुत अच्छे उदाहरण बताए, जो विजुअल एड्स हैं या फिर हियरिंग एड्स हैं, उस पर बहुत कार्य किया जा रहा है। एक चीज़ में इसमें ऐड करना चाहूँगा, क्योंकि ऑनलाइन सर्च में आपने बात करी, perplexity.ai एक बड़ा नाम बन के उभरा है ऑनलाइन सर्च की दुनिया में। एआई का जो इस्तेमाल सर ने समझाया, और अच्छी बात यह है कि इसके को फाउंडर एक भारतीय हैं। सो मैं आपके दर्शकों से अनुरोध करना चाहूँगा कि ज़रूर वो गूगल के साथ परप्लेक्सिटी को भी कंपेयर करके देखें, उनको खुद समझ में आएगा एआई का क्या प्रभाव पड़ रहा है ऑनलाइन सर्च में। बिल्कुल, भारत भी निरंतर बढ़ रहा है एआई की ओर, और हम अगर वैश्विक बाजार की भी बात करें, रिजवी सर से दूसरा प्रश्न मेरा यही था कि अगर बात करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तो वैश्विक आर्थिक व्यवस्था में भी बदलाव आ रहा है, और भारत का भी बड़ा योगदान है इसके क्षेत्र में। भारत का योगदान अगर हम कहें टेक्नोलॉजी में, तो टेक्नोलॉजी के जो बड़े बड़े जाइंट्स हैं वर्ल्ड में, वो नॉर्मली इंडिया के लोग ही चला रहे हैं। बिल्कुल सर। अगर आप देखें, माइक्रोसॉफ्ट देख लें, अब जिनको भी आप बड़ा जाइंट मानते हैं आईटी के एरिया में जी, तो उसमें या तो वो काफ़ी इंडियंस काम कर रहे हैं, और नहीं तो काफ़ी लोगों ओनरशिप में भी उसका इंडस्ट्री को ओन भी करते हैं, और कंप्यूटर साइंस के बहुत ज़्यादा काम जो है वो हिंदुस्तानी लोग कर रहे हैं, जिसकी वजह से अभी जो स्टार्टअप है या जो इंडस्ट्रीज़ हैं, और दूसरी चीज़ जो है, जो हमारे यहाँ कंप्यूटर को लेकर के जो काम हो रहे हैं या डेवलपमेंट है, वो इंडिया में ज़्यादा इसलिए है कि हमारे यहाँ जो लेबर कॉस्ट है वो बहुत कम है। इवन बहुत सारी कंपनीज जो इंडिया में हैं, जो आईटी का काम करती हैं, वो मेजरली फॉरेन कंट्रीज़ के जो वर्क हैं या फॉरेन इंडस्ट्रीज़ के जो काम हैं वो इंडिया में आकर के हो रहे हैं। तो ये आप समझ लें कि इंडिया में इस वक्त प्रॉफिट का या व्यवसाय करने का बहुत अच्छा मौका है, और हम लोगों को प्रिपेयर होना है या अपने आप को तैयार करना है। जिस तरफ को फ्यूचर जा रहा है, हमको अगर उसकी तैयारी हम पहले से कर लें, तो शायद जो काम अभी हमारे पास है उस काम को भी हम और आगे जाके बढ़ा सकते हैं, और काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट करे जा सकते हैं, और जिनसे बहुत
मतलब फ़ायदा हिंदुस्तान को हो सकता है, जिससे कि कंट्री भी आगे बढ़ेगा और हमारी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो अल्टीमेटली इट ग्रोज। बिल्कुल रिजवी सर। रुपेश जी, आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि आप हमारे इंडस्ट्री एक्सपर्ट है, भारत की हम बात कर रहे हैं, भारत का बहुत महत्वपूर्ण रोल है एआई के क्षेत्र में भी बात करें, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बात करें, क्योंकि जब पैंडेमिक हुआ था तब भी भारत आगे रहा वैक्सीन बनाने में, इसी प्रकार से टेक्नोलॉजी में भी बढ़ रहा है आगे। तो आज के समय की अगर बात करें तो कितना योगदान है वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत का भी? भारत का योगदान इसमें अर्थव्यवस्था में तो है ही, क्योंकि अब आज हमारी सारी इंडस्ट्रीज़ इस लेवल पर एआई को यूटिलाइज करने के लिए रेडी हैं। जो आजकल आप चैटबॉट्स देखते हैं, आप किसी भी राइट फ्रॉम, अगर आप सपोज़ ज़ोमैटो से कोई ऑर्डर करते हैं तो वहाँ पर भी एक चैटबॉट है। और अगर आप पहले अगर आपको ये एक्सपीरियंस होगा, जो हमारा विद्युत विभाग है एमपीबी, वहाँ पर अगर हम एक सिंपल कंप्लेंट भी करते थे तो कितना टाइम जाता था। अभी व्हाट्सएप के ऊपर जो उन्होंने अपना चैटबॉट बनाया है, विच इज़ यूटिलाइजिंग, उनके पास जो हमारा मास्टर डेटा अवेलेबल है, एक सिंगल क्लिक से आप क्विकली अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं। उसका मल्टी डायमेंशनल इफेक्ट है, इमीडिएटली विद इन अ सेकेंड वो रजिस्टर होने के साथ साथ लाइनमैन तक उसका इन्फॉर्मेशन जाता है। अब यहाँ पर हमें देखना है कि हम टेक्नोलॉजी को किस लेवल तक लिवरेज कर रहे हैं, टाइम सेव कर रहे हैं, और ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आप उस लेवल पर हमारी इकॉनमी को इफ़ेक्ट करती हैं, उसमें जिस लेवल पर हमारे इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं एआई से रिलेटेड। और इसमें मैं एक और आपको एक फिगर देना चाहूँगा कि ग्लोबली $15 ट्रिलियन by 2030 contribution of AI will towards the global economy. So $15 trillion is a very huge number which is predicted by the Bank of America. So ये इसका हमारे लिए गर्व की बात होगी, और इसी उद्देश्य के साथ निरंतर भारत भी आगे बढ़ रहा है, हमारे युवा भी आगे बढ़ रहे हैं। रघु जी, आपसे भी जानना चाहेंगे, आपके क्या विचार हैं, डिपेंडेंसी कितनी बढ़ गई है हमारी एआई पर? अगर हम एक आम व्यक्ति की बात करें, सरलता हुई है जीवन में, लेकिन डिपेंडेंसी कितनी बड़ी है? मैम, डिपेंडेंसी ज़रूर बढ़ी है इसके ऊपर। जैसा रुपेश जी ने भी समझाया कि आने वाले समय में एआई के द्वारा जो बिज़नेस हो रहा होगा उसकी वैल्यू पूरे विश्व में लगभग $15 ट्रिलियन तक पहुंच रही होगी, जो कि अभी भारत के जीडीपी का लगभग 4 गुना। मान आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी बात है। वो इसीलिए हो रहा होगा बिकॉज एआई की मदद से किसी भी इंडस्ट्री में एफिशिएंसी बढ़ती है। यानी कि पहले का अगर 4 दिन का काम है तो वो कुछ घंटों में हो जाएगा, 10 लोगों का काम है तो वो 2 लोगों में हो जाएगा। तो चूंकि हर इंडस्ट्री में एफिशिएंसी बढ़ रही है, कॉस्ट सेव हो रही है, टाइम सेव हो रहा है, तो सारी इंडस्ट्रीज उसका इस्तेमाल करना चालू करेंगी ही। और इसका मतलब ही है कि उस इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग उन एआई टूल्स का इस्तेमाल करेंगे। सो हमारी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी एआई के ऊपर धीरे धीरे बढ़ेगी। आईटी के क्षेत्र में इमीडिएटली ये असर देखने में आ रहा है, और धीरे धीरे ये सारी इंडस्ट्रीज में हम देखने वाले हैं। बिल्कुल रघु जी, बहुत अच्छा। इसमें एक चीज़ मैं ऐड करना चाह रहा था कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम लोग नोइंगली और अननोइंगली यूज़ करते हैं, लेकिन वो बेसिकली एआई ड्रिवन ही है। मोबाइल में बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जिसका हमें पता नहीं है कि वो एआई यूज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे बहुत सारे जो आपके पेमेंट ऐप्स हैं, वो आपका बैंक अकाउंट को एक्सेस करके आपके किसी दोस्त को या किसी दुकानदार को या किसी मर्चेंट सामान बेचने वाले को पेमेंट कर रहे हैं। हम उसका यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हमें पता नहीं है वो कैसे अंदर क्या कर रहा है। वो बेसिकली हमारी लाइफ जो है नोइंगली अननोइंगली बहुत सारी एआई का यूज़ कर रही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमको इस बात का ज्ञान होना चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल हमको जागरूक रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा जीवन सरल होता जा रहा है, लेकिन इसके दुरुपयोग भी बहुत है। बात उस पर भी करेंगे। रिजवी सर, एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, निर्णायक नवाचार और रणनीतिक प्रभाव के लिए एआई का उपयोग कितना आवश्यक है, जो कि हम इनोवेशन से जोड़ सकते हैं, साथ ही साथ स्ट्रैटेजिक इम्पैक्ट से जोड़ सकते हैं एआई को, उसके बारे में आप थोड़ा सा विस्तार से बताएं हमारे दर्शकों। वैसे एआई ने काफ़ी कुछ अपना दखल कर लिया है हम लोगों की लाइफ में। जी सर। तो ऐसी कोई भी चीज़ छूटी नहीं है एआई से जो अलग हो। अगर इसको हमको किसी भी चीज़ में अगर हम अब एआई का यूज़ नहीं करें तो हम शायद पीछे हो जाएंगे। बिल्कुल। अगर हमें लगता है कि हमें रिसर्च करनी है या इनोवेशंस करने हैं,
तो अब जो चीज़ें मार्केट में आएंगी या इनोवेशंस होंगे या रिसर्चेस होंगी, वो एआई कंप्लायंस होनी ही चाहिए। अगर हम कोई रिसर्च करते हैं या कोई पेपर भी लिखते हैं या कोई, जैसा कि अभी हम लोग चाहते हैं कि हमारा भारत जो है इनोवेशंस में थोड़ा पीछे है या रिसर्च में थोड़ा पीछे है, तो उसको हमें आगे लाना पड़ेगा। रिसर्च का एआई का सहारा भी लेना पड़ेगा और एआई को कहीं ना कहीं ब्लेंड करना पड़ेगा। एआई ब्लेंड अगर हम नहीं करेंगे तो चीज़ें वह ट्रेडिशनल तरीके से चलाने की कोशिश करेंगे दुनिया में, शायद वो लोग और आगे निकल जाएंगे जो उसके अंदर एआई का ब्लेंड करेंगे। तो हमको अपने यहाँ हर चीज़ के अंदर एआई को कहीं ना कहीं शामिल करना ज़रूरी है और इससे हमको फ़ायदा ही होगा। जो काम जैसे कि हमारे दोनों साथी बता रहे थे, सिर्फ टाइम बचने वाला है, इससे कॉस्ट बचने वाली है, इससे हमारी चीज़ों को सही दिशा मिलेगी। हो सकता है कोई चीज़ हम ट्रेडिशनल मेथड में करें तो हमको पता नहीं होगा कि ये सही जा रहा है या नहीं जा रहा है। एआई का यूज़ करके करेंगे तो वो कहीं ना कहीं आपको टोक देगा कि ये आपका डायरेक्शन गलत है। बिल्कुल, इन चीज़ों को हमको ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल सर, काफ़ी अच्छी बात आपने बताई कि हमको सही डायरेक्शन में मूव करना है। तकनीक तो बहुत अच्छी है लेकिन सही डायरेक्शन में मूव करेंगे और एआई का गाइडेंस भी परफेक्ट होता है, जैसा कि सर बता रहे हैं। रघु सर, नौकरियों की अगर बात करें, जब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दखल हुआ है तो नौकरियों पर क्या असर पड़ा है? वैसे तो मैं चाहूँगा कि रुपेश सर इसका जवाब दें। पर भी आऊँगी जी, मैं उसके पहले चूँकि मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन होता है स्कूल के स्टूडेंट्स और कॉलेज के स्टूडेंट्स के साथ, सो मैं उनको एक बात बता रहा हूँ कि अगले आने वाले 2 से 3 सालों में हर इंडस्ट्री में चूँकि एआई का यूज़ किया जाएगा, इसीलिए वो वर्कर्स या वो एम्प्लॉयज़ जो एआई टूल्स का यूज़ कर सकते हैं और उसके साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं जी, वो स्किल्स बच्चों को आज कॉलेज में और स्कूल्स में सीखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि किसी भी इंडस्ट्री में देखें, उन बच्चों को एआई टूल्स, उस इंडस्ट्री स्पेसिफिक एआई टूल्स का इस्तेमाल करना आना चाहिए। तो हर नौकरी पे इसका असर होने वाला है। आई एम श्योर रुपेश जी वुड ऐड टू इट। रुपेश साहब इसका जवाब दें। इसके पहले 2 बातें मैं, क्योंकि वो उनका फाइनल बात होगी इसके ऊपर। कुछ नौकरियां जाएंगी एआई के आने से, कुछ नौकरियां आएंगी। बिल्कुल, ये मत सोचें कि एआई के आने से हम किसी काम के नहीं रहेंगे। वो नौकरी ज़रूर जाएगी या उसकी ज़रूर जाएगी जो अपने आप को अपडेट नहीं करेगा, ये अपग्रेड नहीं करेगा। अगर आप एआई अडेप्ट नहीं कर सकते हैं तो फॉर एग्जांपल अगर मैं एक व्यक्ति हूँ और किसी जगह काम करता हूँ, मेरा कोई असिस्टेंट है, अगर वो मुझे गलत नोटिंग करके लाके देता है और एआई का यूज़ नहीं करता है तो मैं बोलूँगा इससे अच्छा कि मैं एआई का यूज़ करूँ और आपको मैं नौकरी से हटा दूँ, क्योंकि एआई विल गिव मी द बेस्ट आंसर। बिल्कुल, तो वो इसलिए आपको अपग्रेड होना ज़रूरी है। दोनों एस्पेक्ट हैं इसके कि आप डरिए नहीं कि नौकरियां जा रही हैं और बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज़ हो सकता है अपग्रेडेड एलिवेटेड आपको नौकरियां मिलेंगी। बिल्कुल। तो दर्शकों, जो युवा दर्शक हमें देख रहे हैं उनको ध्यान रखना है कि समय के साथ परिवर्तन अपने आप में भी लाना ज़रूरी है, अपडेट रहना बहुत ज़रूरी है, जो कि सर ने बात कही। हमारे साथ इंडस्ट्री एक्सपर्ट है रुपेश सर आपसे जानना चाहेंगे, नौकरियों की बात हो रही है, आप बड़ी इंडस्ट्री से हैं, तो क्या कुछ प्रभाव पड़ रहा है? आप जब रिक्रूटमेंट करते होंगे तो बहुत सारी चीज़ों का अनुभव करते होंगे, हमारे दर्शकों से साझा करें। जी, इस प्रश्न के लिए मैं आपको 2 से 3 दशक पहले ले जाना चाहूँगा, जब शुरू में कंप्यूटराइजेशन इंडिया में आया था और एक समय में हमें रेलवे रिजर्वेशन में इतनी प्रॉब्लम्स होती थी और उसके बाद आज आप देखिए कि सीमलेसली हम रेलवे रिजर्वेशन अपने घर में बैठकर कर पा रहे हैं। तो ऐसा नहीं हुआ कि उस समय से जितने भी अपने कंप्यूटराइजेशंस हुए कंपनियों में, सरकार में, प्राइवेट, सभी जगहों पर उसको ईज़ ऑफ डूइंग हुआ और इस तरह से कोई नौकरियों में, बैंकिंग सेक्टर में इतना बड़ा रिवोल्यूशन आया तो इसका कोई ख़ास असर नहीं हुआ। हाँ, ये ज़रूर है कि जिन चीज़ों को ग्राउंड लेवल पर उसने एलिमिनेट किया, जो हमारे क्लैरिकल वर्क थे वो वहाँ पर शिफ्ट हो गए, बट उसके बाद जो उनका बिजनेस चेंज हुआ या जो टेक्नोलॉजी को यूज़ करके उन्होंने अपनी इफ़िशियंसी को बढ़ाया बैंक ने, वहाँ उन्होंने उसका योगदान मिला। उसी तरह से अगर हम एआई की बात करते हैं तो डेफिनेटली एआई में अगर हम लें, जैसे सर ने पहले एक प्रश्न लिया था जेनरेटिव एआई। हाँ जी। अब जेनरेटिव एआई इसी उससे बना हुआ है कि आज हमारे पास जो कोडिंग है, तो हमारे जो बच्चे निकल कर आएंगे और जो कोडिंग वगैरह जो चलती आई है ट्रेडिशनल C++, जावा एंड अदर जो थे, उसमें वो वहाँ पर डायरेक्टली काफ़ी चीज़ें अवेलेबल हैं, एआई के थ्रू जनरेटिव आप कर सकते हैं। उसके बाद ग्राफिक्स,
कई सारे ऐसे टूल अवेलेबल हैं, तो जो ग्राफिक्स डिज़ाइनर हैं उनको प्रॉब्लम हो सकती है, कोडर्स हैं, बट देन देयर इज़ अ न्यू सेट ऑफ जो हमारे नए जॉब्स हैं, उन जॉबों का सृजन होगा। ऐसा नहीं है कि उन जॉब्स के लिए, क्योंकि जहाँ एआई में हमारे पास एल्गोरिथम्स, जो स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड मैथमेटिक्स के लोग हैं, उनकी काफ़ी ज़रूरत आने वाली है। तो ये अभी जो हमारी नई जनरेशन्स आ रही हैं वो मैथमेटिक्स में, उसके बाद एल्गोरिथम्स में, मशीन लर्निंग, बहुत सारे नए एरियाज ओपन हो रहे हैं जहां पर वो अपने कैरियर को आगे देख सकते हैं। तो इसको बहुत ऐसे गंभीरता से नहीं ले सकते कि इसका बहुत कोई इम्पैक्ट आने वाला है रोजगार पर। बिल्कुल सर, हमारे साथ कुछ युवा भी हैं, उनके विचार हम जानना चाहेंगे। हमारे साथ प्रियांजलि हैं। प्रियांजलि जी, आपसे जानना चाहेंगे, जब से एआई आया है कैसा आप अनुभव कर रही हैं, आपकी क्या तैयारी है आगे, क्योंकि आप भी जॉब के लिए देखेंगी, कई सारी तैयारी करेंगी, तो आपके क्या विचार हैं? कार सर, मेरा नाम प्रियांजलि है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जब से एआई आया है तब से हमको कई सारी चीज़ों से अपडेट किया गया है, हमें कई तरह के नॉलेज दिए गए हैं। तो इसी तरह एआई से हमें कई सारी चीज़ों से नॉलेज दिए गए हैं, और जिस तरह से अभी चल रहा है तो हम कई तरह से आगे बढ़ सकते हैं। बिल के टाइम पे अगर हम बात करें तो ऑटोमेटेड गाड़ियां हैं, सीधे डेस्टिनेशन डाला और वहां हम पहुंच जाते हैं। आजकल एंकर्स की जगह भी रिप्लेस कर ली गई है, एक आर्टिफिशियल एंकर होती है जो पूरा बुलेटिन पढ़ देती है। तो इसी प्रकार से कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर कुछ भावनाएं होती हैं, कुछ हमारी फिजिकल स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है, तो उस क्षेत्र में भी कुछ किया जा रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसी जॉब्स को भी ओवरटेक करेगा। जैसे कृषि की बात कर ले, कंस्ट्रक्शन की बात कर ले, उन क्षेत्र में भी कुछ किया जा रहा है क्या? एक बात हाँ मैं ये बता दूं कि ह्यूमन इंटरफेस या ह्यूमन इंटरवेंशन कभी भी ख़त्म नहीं होगा। जी सर। अगर हम लोग कितना भी टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ जाएं और हर चीज़ ऑटोमेटेड कर दें, तो उसके कुछ अच्छे एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं। अब बात ये आती है कि मान लीजिए जैसे आपने एक बात कही कि टेक्नोलॉजी बेस्ड व्हीकल्स अगर आएंगे, ड्राइवरलेस गाड़ियाँ चलेंगी। ड्राइवरलेस गाड़ी अगर किसी को एक्सीडेंट कर देगी तो केस किस पे बनाएंगे आप? कंपनी में बनाएंगे? उस गाड़ी किसकी गाड़ी है, किस पे आप केस बनाएंगे? तो मेरा कहना ये नहीं है, हर चीज़ का एडवांटेज है, डिसएडवांटेज। अभी जो वक्त आ गया है वो इंटीग्रेशन का आ गया है, हर चीज़ को जोड़ना पड़ेगा आपको एक दूसरे से। जी सर। स्टैंड अलोन में कोई भी काम बहुत अच्छा नहीं हो पाता है। जैसे कि हम एक छोटी सी बात करें कि एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, हम ये चाहते हैं कि बच्चा अगर इंस्टीट्यूशन में आ गया है तो अगर किसी वक्त मुझे उस बच्चे की प्रोग्रेस देखनी है तो मेरे पास कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर हो। आई थिंक इसके ऊपर रुपेश जी और ज़्यादा लाइट डाल पाएंगे कि इस वक्त उस बच्चे ने कौन से एग्जामिनेशन में कितने मार्क्स, कितने एग्जामिनेशंस दिए, कितने सेशनल्स दिए। तो एक ही इंटीग्रेटेड है, यानी एक सेकंड के अंदर पूरी प्रोफाइल में उसकी देख सकता हूँ कि ये कैसे चल रहा है। इसी तरह से जो एआई है, एआई इज इंटीग्रेटिंग डिफरेंट पार्ट्स और डिफरेंट एरियाज ऑफ योर लाइफ, डेली लाइफ, सो दैट आपकी ज़िंदगी को वो आसान करे वो। तो बहुत सारी चीज़ें जो हम इंटीग्रेट करके अपने मोबाइल पर रखे हुए हैं कि उसी में मेल है, उसी में व्हाट्सएप है, उसी में कॉलिंग है, उसी में हर चीज़ है। व्हाट इज़ दिस? इट इज़ ये क्या है कि ये भी एक काइंड ऑफ एआई के हर टूल को हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। बिल्कुल। रिजवी सर, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि समाज आलसी बनता जा रहा है एआई के उपयोग से? आपका विचार जानना चाहूँगा। नहीं, समाज को असल में क्या है, आज की डेट में टाइम की कमी है। बिल्कुल। तो टाइम का सदुपयोग करने के हिसाब से अगर हम सोचें तो इसको अगर हम ये लें कि हमारे को चलते चलते टिकट बुक करनी है, या चलते चलते मुझे 4 कॉल लगानी है, या रास्ते में मुझे बात करते करते किसी को मेल पे जवाब दे देना है, तो इस काम के लिए जो मुझे टाइम अलग से निकालना होता था जी। अब ये आसानी मुझे मिल गई है, जो जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है। जैसे कि एक टाइम था कोविड का जिसका जिक्र आपने भी किया, कोविड में सबने कहा कि ऑनलाइन कर लो हर चीज़। तो वैसे जब मेरा कॉलेज 9 से शाम के 6 बजे तक होता था, ऑनलाइन के चक्कर में मैं 9 से लेकर रात के 9 बजे तक पढ़ाता था। बिल्कुल। प्रोडक्टिविटी मतलब द हैपनिंग इज कि आपको प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए आपके पास टाइम ज़्यादा हो गया है, क्योंकि आप इस वक्त क्या मल्टी डायमेंशनल लेवल एरिया में लोग काम कर रहे हैं। बिल्कुल। तो इसकी वजह से टाइम वो आलसीपना नहीं है, बल्कि वी कैन डू सम मोर वर्क।
आज हम बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, खासकर किस प्रकार से युवाओं के रोज़गार पर एआई का प्रभाव पड़ रहा है। हमारे साथ रिजवी सर हैं, साथ ही साथ रघु पांडे जी हैं और रुपेश सर हैं विषय विशेषज्ञ के तौर पे, और कुछ युवा हैं और प्रोफेसर्स भी हैं। पुनः हम अब बात करेंगे आर्टिफिशियल रेडीनेस के बारे में। हम रिजवी सर आपसे जानना चाहेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रभाव के बारे में। क्या है आर्टिफिशियल रेडीनेस? बहुत चर्चित शब्द है ये, तो इसके बारे में थोड़ा सा दर्शकों को बताएं। ये हर क्षेत्र में अलग अलग रेडीनेस है। फॉर एग्जांपल कि अगर एक स्टूडेंट है तो वो उसकी रेडीनेस क्या होनी चाहिए एज ए फॉर द एआई के लिए। अब जैसे उसके दो एस्पेक्ट हैं, या तो वो एआई पढ़ रहा है या एआई का उपयोग करके पढ़ रहा है। तो उसको अपने आप को तैयार करना है। जैसे आज की डेट में जब से एआई या एआई और ऐसे लेटेस्ट टॉपिक्स आए हैं तो लोगों ने, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन ने उसके ऊपर बेस्ड कोर्सेज तैयार कर लिए हैं। जैसे कि BE इन AIML, BE इन डेटा साइंस, BE इन बिग डेटा। तो अगर हम ये कह रहे हैं कि मैं BE इन AI कर रहा हूँ तो वो तो AI पढ़ रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई दूसरा व्यक्ति या दूसरा स्टूडेंट जो AI नहीं पढ़ रहा है तो वो AI का यूज़ करके पढ़ सकता है। जैसे कि हालांकि एग्जाम्पल मुझे लग रहा है बच्चों को शायद फ़ायदा कर देगा कि ChatGPT से अगर आपको किसी ने कोई असाइनमेंट दिया है तो आप ChatGPT से उसको असाइनमेंट का आंसर निकाल करके 2 मिनट में उसका आंसर लिख सकते हैं, लेकिन टीचर भी हो सकता है वहीं से पढ़ा रहा हो। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो उस केस में वैल्यू एडिशन कम होता है। मेरा कहना यह है कि आप एआई के टूल्स का यूज़ करिए, बट उस काम के अंदर वहाँ से कॉपी पेस्ट मत करिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। उससे आपकी नॉलेज महत्वपूर्ण है। हाँ, महत्वपूर्ण। और हमको ये यूज़ करना आना चाहिए है कि हमारी जो दिनचर्या है उसमें हम एआई के लिए एआई को कैसे यूज़ कर लें, कैसे ब्लेंड कर लें, जिससे कि हमारा काम आसान हो जाए, ना कि हम उस पर पूरे निर्भर हो जाएं। अगर वो एआई नहीं मिला तो मेरा तो काम नहीं हो पाएगा। आज ऐसी नहीं होनी चाहिए बात। हमको हम कर तो सब लेंगे, लेकिन एआई अगर आ जाएगा तो आधे घंटे का काम 10 मिनट 15 मिनट में हो जाएगा। यू शुड बी रेडी कि क्या हमारे को एआई किस तरह से सपोर्ट कर सकता है। स्टूडेंट के लिए वो अलग एस्पेक्ट हो सकता है, टीचर के लिए वो अलग एस्पेक्ट हो सकता है, किसी बिजनेसमैन के लिए वो अलग एस्पेक्ट हो सकता है। तो सबकी रेडीनेस जो है वो डिफरेंट तरह से होगी उसके अंदर। बिल्कुल वास्ट एरिया में बात हो रही है एआई रेडीनेस की, और काफ़ी अट्रैक्टिव वर्ड है एआई रेडीनेस। रघु जी, आपसे जानना चाहेंगे युवा कितने एआई रेडी हैं? मेरा ऑनेस्ट असेसमेंट ये है कि हमारे भारत देश के जो युवा हैं बहुत ज़्यादा संख्या में वो अभी एआई रेडी नहीं हैं। और ये मेरा पर्सनल मिशन भी चल रहा है इस वक्त कि मैं एआई रेडीनेस के ऊपर बहुत सारे कॉलेजेस में और स्कूल्स में प्रोग्राम्स कर रहा हूँ। सो मैं अपना पर्सपेक्टिव भी आपको बताना चाहूँगा कि एआई रेडीनेस मेरे हिसाब से उन बच्चों के लिए क्या है जी। और वो इसके लिए क्या करें। सबसे पहले तो एआई रेडीनेस की जब हम बात करते हैं तो हमें थ्रेट्स और अपॉर्चुनिटीज़ जो एआई की, उन दोनों के लिए तैयार रहना इज़ एआई रेडीनेस। सिर्फ खतरों से बचना नहीं और सिर्फ अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, सिर्फ नए टूल्स के लिए सीख रहे हैं वो भी नहीं, दोनों के लिए तैयारी करना इज़ एआई रेडीनेस। और इसको हमने 3 लेवल्स में बांटा हुआ है। सबसे पहले तो एक फाउंडेशन लेवल पे हम बोलते हैं कि आपके पास इंटरनेट मैच्योरिटी स्किल्स हो जिससे कभी भी आपका जॉब चला जाए एआई की वजह से। और ऐसा कई बार होगा इन बच्चों की लाइफ में, 1-2 बार नहीं, शायद दसियों बार इनके करियर में जॉब्स जाएंगे, ये तय बात है। तो जॉब मार्केट में री एंट्री करने के लिए इन्हें ऑनलाइन सेल्फ लर्निंग आनी चाहिए और ऑनलाइन रेपुटेशन बनाना आना चाहिए। तो इसको कंबाइन करके हम इंटरनेट मैच्योरिटी स्किल्स बोलते हैं। इसके ऊपर इन बच्चों के अंदर 4 C's ऑफ एजुकेशन होना चाहिए, विच इज़ क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, कोलैबोरेशन एंड कम्युनिकेशन। अगर ये इनके अंदर हैं तो इनके जॉब जाने के चांसेस कम हो जाते हैं और नए तरह के जॉब जो एआई बनाएगा आने वाले समय में उसमें एंट्री के चांसेस बढ़ते हैं। और फाइनली एआई टूल्स की समझ और प्रैक्टिस तो इन्हें होनी ही चाहिए। तो मेरे हिसाब से हमने एक पिरामिड जैसा मैं सजेस्ट कर रहा हूँ बच्चों को कि वो एआई टूल्स, 4 C's और इंटरनेट मैच्योरिटी, इन तीनों के कॉम्बिनेशन से अपने आप को एआई रेडी बनाएं। अभी इसकी बहुत ज़्यादा कमी है हमारे समाज में। बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छा एक पिरामिड बताया। मुझे लगता है हमारे बीच जो युवा हैं और साथ में हमारे दर्शक हैं वो अवेयर हुए होंगे कि कितने ज़रूरी हैं। आपने जो 4 C's बताए, और क्रिएटिविटी, कोलैबोरेशन, कम्युनिकेशन एंड क्रिटिकल थिंकिंग, इसका बहुत ध्यान रखना है।
हमारे साथ तस्नीम मैम हैं, वो एक प्रश्न पूछना चाहेंगी हमारे एक्सपर्ट पैनल से। जी तस्नीम मैम। मेरा सवाल रघु जी से है, क्योंकि हम लोग एकेडमिशियन हैं तो कई बार बच्चे हमसे आके पूछते हैं कि मैम एआई आ गया है तो क्या हमारी जॉब्स सिक्योर नहीं हैं। मैं चाहती हूँ कि वो बहुत बेसिक लेवल से आप बताएं कि हम अपने स्टूडेंट्स को कैसे उनका माइंड सेट करें कि एआई रेडीनेस हमें कैसे रखना है। क्रिएटिविटी होना चाहिए, कोलैबोरेशंस होना चाहिए, आपने बताया, मगर क्योंकि वो स्टूडेंट सबसे पहले हमसे सवाल करता है तो बहुत फाउंडेशन लेवल पे, एक बेसिक लेवल पे हम उसको क्या कह सकते हैं जिसके लिए वो हेल्प कर सके, और वो कौन से टूल्स हैं, मुझे लगता है क्योंकि मेरी फील्ड जर्नलिज्म है तो वो कौन से टूल्स हैं जिसका यूज़ करते हुए कि जर्नलिज्म के जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने आप को इस फील्ड में और अच्छे से प्रेजेंट कर सकें। मैम बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा और आई एम श्योर मेरे साथ रिजवी सर भी इसका अच्छा रिस्पांस दे पाएंगे उनके एक्सपीरियंस की वजह से। बट मेरा ये मानना है कि बच्चों को हमें सबसे पहले बताना चाहिए कि ये सारी तैयारी हम कर क्यों रहे हैं, हमें किस इंडस्ट्री में जाना है, वो बच्चे उस इंडस्ट्री से कनेक्ट हों। आज स्टूडेंट जो हैं वो मुझे ऐसा लगता है कि वो ये नहीं देख पाते हैं कि इंडस्ट्री अगर आप जर्नलिज्म से हैं तो जो मीडिया हाउसेज हैं, जो प्रोडक्शन हाउसेज हैं, फिल्म प्रोडक्शन, कंटेंट प्रोडक्शन या जर्नलिज्म, इस इंडस्ट्री में काम कैसे हो रहा है, पैसा किसको मिल रहा है, क्यों मिल रहा है, अगर वो इन चीज़ों को समझेंगे तो फिर उनको अपना आने वाले भविष्य में जो रोल होने वाला है वो समझ में आएगा और उस रोल में एआई कहाँ फिट हो सकता है वो बात समझ में आएगी। अगर वो ये नहीं समझे तो अब तो हज़ारों ऐसे टूल्स हैं, अगर उनकी प्रैक्टिस करने जाएंगे तो ये ज़िंदगी भर टूल्स की प्रैक्टिस ही करते रहेंगे। इसीलिए द वाई पार्ट ऑफ एनीथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर वो समझते हैं कि इस रोल में मुझे जॉब करने जाना है तो उसके लिए ये 3-4 टूल्स बहुत अच्छे हैं, फिर कंटेक्स्ट क्लियर होगा। तो पहले ये क्लैरिटी हमें बच्चों को देनी चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। बिल्कुल रघु जी, हमारे साथ इंडस्ट्री एक्सपर्ट भी हैं। सर आपसे जानना चाहेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रेडीनेस की बात हो रही है खासकर, तो इंडस्ट्री के पास ऊपर कितना बड़ा चैलेंज होता है कैंडिडेट को सेलेक्ट करना। क्या युवा हमारे एआई रेडी हैं क्या? देखिए रेडीनेस के लिए तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इंडस्ट्री के पर्सपेक्टिव से मैं बताऊंगा कि पहले तो आपको कंप्यूटर साइंस का फाउंडेशन एकदम क्लियर होना चाहिए और साथ में आपकी प्रोग्रामिंग स्किल्स। अब प्राइमरीली प्रोग्रामिंग स्किल्स अगर हम एआई के पर्सपेक्टिव में बात कर रहे हैं तो पाइथन इज़ दी राइट चॉइस। बिल्कुल, बहुत कंसाइज होती है, बाकी जो लैंग्वेजेस हैं वो थोड़ा सा उसमें कॉम्प्लेक्सिटी रहती है जी, क्योंकि हमें एआई में काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम लिखने पड़ते हैं। तो पाइथन का नॉलेज तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अगर हम एआई फील्ड में अपनी जॉब को देख रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है आपके पास डेटा साइंस, हाँ, और एनएलपी जो है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। तो ये जो हमारे पास एल्गोरिथम्स का अंडरस्टैंडिंग है, ये सब चीज़ें उसके साथ कॉम्बिनेशन में आनी चाहिए, तब हम एआई के तरफ उसमें जा सकते हैं। देन उसके बाद कुछ हमारे पास जैसे क्लॉग और गिटहब, ये 2 कॉमन प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं। यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे बिगनर्स के लिए, जो एआई अगर हम परस्यू करना चाह रहे हैं जो बच्चे, तो वहाँ से उनको वो देख सकते हैं उन प्रोजेक्ट को। और गिटहब इज़ अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म वेयर दे कैन एक्सप्लोर एंड लिवरेज देयर एआई स्किल्स। बिल्कुल सर, आपने टेक्निकल क्षेत्र में जो युवा हैं उनके लिए बहुत अच्छी जानकारी दी है कि अगर आपको एआई के क्षेत्र में आगे बढ़ना है तो कुछ चीज़ें हैं वो ध्यान में रखनी है। पाइथन, डाटा साइंस और एल्गोरिथम आना बहुत महत्वपूर्ण है। रघु सर ने हमें टेक्निकल चीज़ बताई, जो एआई सीखना चाहते हैं या एआई के फील्ड में कार्य करना चाहते हैं युवा। जो नॉन टेक्निकल्स हैं उनके लिए भी एआई से कनेक्शन बहुत महत्वपूर्ण है, जॉब्स उस पर भी निर्भर करती है। तो नॉन टेक्निकल जो युवा हैं वो किस प्रकार से एआई से अपडेट रह सकते हैं, अपनी एआई स्किल को अपडेट कर सकते हैं अपनी प्रोफाइल में? जी, जैसा मैंने अभी तस्नीम मैम के क्वेश्चन के रिस्पांस में कहा कि अगर युवा समझ रहे हैं कि उनके आने वाले जो जॉब्स होंगे उसमें उन्हें क्या करना होता है, तो वो ये समझ पाएंगे कि मुझे किस तरह के एआई टूल को सीखना है। तो नंबर 1, अंडरस्टैंड कि इंडस्ट्री में उनकी क्या ज़रूरत है और उसके हिसाब से आप चुनिए कि इस वक्त इस चीज़ के लिए एआई टूल कौन सा उपलब्ध है। फॉर एग्जांपल बहुत सिंपल, अगर हम समझे कंटेंट राइटर का जॉब है, तो अगर बच्चों को पता है कि कंटेंट राइटर को किस चीज़ के पैसे मिलते हैं, तो ये समझ पाएंगे कि हम कौन सा टूल कंटेंट राइटिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं।
बिल्कुल रघु सर, आपने कंटेंट राइटिंग और बाकी जो चीज़ें हैं उसके बारे में अच्छे से बताया। हमारे साथ युवक युवती हैं जो प्रश्न पूछना चाहेंगे। जी, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। हेलो सर। हेलो मैम। मेरा सवाल सर आपसे ये है कि जैसा कि आपने बोला कि हर फील्ड में एआई बहुत ज़रूरी है, और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनको एआई के बारे में नहीं मालूम, खास करके यूथ की अगर हम बात करें तो उन्हें, आपको क्या लगता है सर, उन्हें बताने के लिए ये सिलेबस में इंक्लूड करना ज़रूरी है कि नहीं? क्योंकि अगर बेसिक से सारी चीज़ें पहले से, चूँकि हम फेस करने वाले एआई, जैसा कि उसी को लेके आप अभियान चला रहे हैं एआई रेडीनेस को लेके, तो हम फेस करने वाले हैं, तो उसके लिए अगर सिलेबस में ही, जड़ों में ही अगर हम उसका वो कर दें तो वो बेहतर होगा कि नहीं? आपसे ये प्रश्न हम लेना चाहेंगे क्योंकि शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है और अच्छा वाजिब क्वेश्चन है। जैसे कि मैंने पहले भी अपने बातचीत में बात कही कि आज की डेट में जैसा कि ये टेक्नोलॉजी बहुत आगे आ चुकी है, बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जिन्होंने इसके ऊपर पूरे कोर्सेज डिज़ाइन कर दिए हैं, BE इन AI, PG इन AI, MTech यानी, या ऐसे कोर्सेज। और स्कूल एजुकेशन ने भी इसको रेडी करने के लिए इवन क्लास 3, क्लास 4 के सिलेबस और करिकुलम के अंदर AI का समावेश कर दिया है। और तो जो आप बात कह रहे हैं कि बच्चों के लिए होना चाहिए, और ये गवर्नमेंट भी, सरकार भी इसका प्रयास कर रही है, और उसके बिना काम चलना नहीं, इसलिए हर तरफ से प्रयास हो रहे हैं। प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी इसमें लगे हुए हैं कि लोगों को उसके बारे में अवेयरनेस हो, और आए रोज़ नई AI की एप्लीकेशंस आ रही हैं, तो वो आपके आसान करने के लिए आ रही है, तो आप उसको फॉर्मली भी पढ़ सकते हैं, इनफॉर्मली भी सीख सकते हैं। ज़रूरी नहीं अगर हमको अपने आप को तैयार करना है तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमको कॉलेज में नहीं पढ़ाई जाती, लेकिन हमको अपनी तैयारी के अंदर उसको कहीं ना कहीं से पढ़ना ही होता है। उसके लिए सरकार का अपना कुछ प्रयास है, कुछ हमको अपना भी प्रयास करना पड़ेगा उसके लिए। बिल्कुल। जो आपने कहा वो तो होना ही चाहिए, सिलेबस में आना ही चाहिए, लेकिन जैसा सर ने कहा कि अभी आप वेट ना करें कि पूरी तरह से सिलेबस में आ गया है तब आप उसके ऊपर एक्शन लें। चूँकि चीज़ें बहुत फास्ट बदल रही हैं, आपको सेल्फ लर्निंग मोड पे तुरंत आ जाना चाहिए और अपने आप को अपग्रेड करना आज से चालू कर देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे एक्सपर्ट्स ने बहुत अच्छे आपको सुझाव दिए हैं। एक और हमारे साथ छात्रा हैं, वो अपना प्रश्न पूछना चाहेंगे। हेलो सर, मेरा नाम हर्षिता है। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि बैंकिंग सेक्टर के लिए, जो बैंकिंग सेक्टर होता है उसमें एम्प्लॉयज़ और कस्टमर्स के लिए एआई किस तरीके से हमें यूज़फुल हो सकता है? हमारे साथ इंडस्ट्री एक्सपर्ट है रुपेश सर। देखिए, बैंकिंग में एआई का यूज़ स्टार्ट हो गया है। प्राइमरीली जो उन कस्टमर को सर्विसेज देने के लिए उनके क्या प्रायोरिटीज़ हो सकती हैं वो तो है ही, बट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एआई का फ्रॉड डिटेक्शन में। आजकल आपने क्रेडिट कार्ड्स और दूसरी चीज़ों में जब ये हम है ना पैटर्न बिहेवियर देखते हैं कि जिस तरह के फ्रॉड्स मार्केट में हो रहे हैं, वहाँ पर एआई के द्वारा एनालिसिस करके इन चीज़ों को बहुत आसानी से निकाला जा सकता है। कई सारे वित्तीय संस्थान भी इस ओर बढ़ रहे हैं जो कि बैंकिंग और उसी तरह के बिजनेस को देखते हैं, तो वहाँ पर एआई रिलेटेड यूज़ जो है वो अच्छे पैमाने पर किया जा रहा है। इसमें थोड़ा सा ऐड मैं करूँगा आपको कि बैंकिंग सेक्टर में जो इसका यूज़ है एआई का, वो बहुत ही स्पेसिफिक यूज़ वो ये कर रहे हैं कि कस्टमर्स को बहुत सारी सर्विस का यूज़ करना नहीं आता है कि इसको कैसे यूज़ करूँ मैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास क्रेडिट कार्ड आ गया, वो कह रहा है कि आप इसको एक्टिवेट करो, तो एक्टिवेट कैसे करें, अब हमें समझ में नहीं आ रहा है एक्टिवेट कैसे करें। तो उन्होंने ऐसे बहुत सारे चैटबॉट्स बना दिए हैं कि उसको आप एक बार क्लिक करिए और आपने सवाल पूछिए, वो आपको स्टेप बाय स्टेप बताएगा कि अब आप यहाँ जाइए, अब आप यहाँ जाइए, अब आप ये कर लीजिए, अब आप ये कर लीजिए और आप ये कर लीजिए, नाउ योर क्रेडिट कार्ड इज एक्टिव। ये मैंने आपको एग्जाम्पल बताया। ऐसे ही और भी कोई सर्विस अगर है तो एआई आपको इस तरह से बैंकिंग सेक्टर में आपको फ़ायदा पहुंचा रही है कि आपको बैंक तक जाने की ज़रूरत नहीं कि क्रेडिट कार्ड लेकर के आप बैंक जाएं और उसको एक्टिवेट कराएं। यू कैन डू इट एट योर होम। बिल्कुल बिल्कुल सर। रघु सर, मेरा एक प्रश्न आपसे, जो आर्टिस्ट हैं उनको कितना डर है एआई के आने के बाद, क्योंकि उनकी क्रिएटिविटी कॉपी हो जाती है और विथ परफेक्शन वो प्रेजेंटेशन दे देते हैं। सिंगिंग की बात करें या एंकर की बात करें या किसी भी क्रिएटिविटी क्षेत्र की बात करें। मेरा पर्सनल ओपिनियन है बहुत बड़ा खतरा है उन लोगों के ऊपर जो आर्ट को प्रोफेशन के तरफ ले जाना चाहते हैं। शौकिया आर्टिस्ट तो आर्ट को अपने खुशी के लिए यूज़ करते हैं, इट विल स्टे द सेम। लेकिन अगर आप आर्ट को एज अ प्रोफेशन अपनाना चाहते हैं और उससे पैसा कमाना चाहते हैं तो एआई बहुत ज़्यादा आपको टक्कर देने जा रहा है। वो पेंटिंग, स्केचिंग, एनिमेशन, पोएट्री, शायरी,
बुक राइटिंग, फिक्शन, नॉन फिक्शन, फिल्म मेकिंग विदाउट यूजिंग एनी काइंड ऑफ रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट, अगर आप प्रॉम्प्ट देते ही ये एक वीडियो बना सकते हैं। बिल्कुल। म्यूजिक, इंस्ट्रूमेंटल, वोकल, ऑल काइंड्स ऑफ क्लासिकल फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदुस्तानी टू कार्नेटिक, इन सब के ऊपर एआई को ट्रेन किया जा सकता है। हमारे सामने यूज़ केसेस आने लगे हैं। सो मेरा पर्सनल ओपिनियन है प्रोफेशनल आर्टिस्ट की लाइफ थोड़ी परेशानी में आने वाली है। बिल्कुल सर, एक बात यहाँ पर ऐड करूँगा कि इसमें क्या है, सिचुएशनल चेंजेस कभी भी नहीं हो पाएंगे। फॉर एग्जांपल जैसे अभी आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं, तो जो मैडम सिचुएशन को संभाल रही हैं वो शायद एआई उस वक्त शायद कहीं थोड़ा सा पीछे रह जाएगा कि वो बात को पलटना या बात को दूसरी तरफ पहुंचाना या आपके सवाल लेना या किसी स्पेसिफिक चीज़ को, सिचुएशन को हैंडल करना इज़ अगेन थोड़ा सा, ऐसा नहीं है कि वो बहुत ही एआई उसको हैंडल कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, वो भी देखना पड़ेगा। या कोई आर्टिस्ट है, इनका जैसा कहना है, मैं उससे कोई सिचुएशन ये अभी बना के दो, मे बी इट इज़ नॉट पॉसिबल। जो आर्टिस्ट होता है उसको हर वक्त तैयार रहता है, लाइए क्या करना है। बिल्कुल, भावनाओं को नहीं छू सकता है एआई। बिल्कुल, आप कुछ जुड़ना चाहेंगे रुपेश सर? इसमें जो इमोशंस हैं, डीप इमोशंस, वो कभी भी उसमें नहीं आ पाएंगे। बिल्कुल। और जो उसकी सोल है, दैट अगर कोई भी अगर आर्टिस्ट है और जो उसमें उस प्रोग्राम में वो अपनी सोल डालता है, वो आप एआई के थ्रू कभी भी नहीं ला सकते हैं। तो बट एक थ्रेट है, एक डेफिनेटली एक मैं तो उसको वो डुप्लीकेट मानता हूँ कि अगर आप उससे कुछ जनरेट कर रहे हैं which is not original, so it is always be a fight between the original or the AI generated. बिल्कुल बिल्कुल। So, ये बहुत अच्छा संदेश है आपका कि रियल चीज रियल ही रहेगी, क्लोन तो क्लोन ही रहेगा। एक चीज और है इसके अंदर, कॉपीराइट का इशू जरूर आएगा। आप कभी भी कितनी अच्छी चीज बना लीजिए, लेकिन अगर आप रिसर्च कर लीजिए, इवन आज की डेट में ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ से कि आप 10 मिनट के अंदर रिसर्च पेपर तैयार कर सकते हैं, लेकिन उसको मुझे भेज दीजिए आप, मैं उसको 15 मिनट बता दूंगा ये खराब है, ये किसी काम का नहीं है। बिल्कुल सर, सावधानियों पे बात करें, एआई रेडीनेस के साथ क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, खासकर जो युवा जो तैयार हो रहे हैं इंडस्ट्री के लिए और आगे पूरी कमान संभालेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की? रघु सर, आपसे जानना चाहिए। सबसे पहला तो चूंकि ये सभी लोग, सारे प्रोफेशनल जो हैं वो जनरेटिव एआई टूल्स का यूज़ करेंगे, खासतौर से जो टेक्स्ट जनरेशन टूल्स हैं जैसे चैट जीपीटी, उसमें हैल्यूसिनेशन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। सभी को पता होना चाहिए कि एआई जो है वो, अगर आप उससे कुछ भी जनरेट करने बोलेंगे वो बिना सोचे जनरेट करेगा। उसको ये अंदर ये नहीं लगता कि मैं झूठ तो नहीं बोल रहा, कहीं मैं गलत तो नहीं बता रहा, ये इमोशन आपके अंदर होता है, आप अपने आप को रोक सकते हैं। एआई नहीं रोकेगा, उसका काम है सेंटेंसेस बना के आपको सुना देना। तो आप फुल्ली ट्रस्ट एआई जनरेटेड कंटेंट पे ना करें। अगर आप उसे सीख रहे हैं कुछ, तो मान लीजिए कि हो सकता है इसमें कुछ हेलुसिनेशन हो, यानी कि अपना कुछ इमेजिन करके उसने सुना दिया हो जो कि सच ना हो। तो स्टूडेंट्स के लिए ये जानना जरूरी है, एआई कैन हेल्यूसिनेट। दूसरा सावधानी की बात यह है कि एआई जनरेटेड डीप फेक्स और इस तरह के जो कंटेंट है जो कि इलीगल हो सकते हैं, वो तो खैर एक बहुत बड़ा साइबर सिक्योरिटी एस्पेक्ट है, साइबर सेफ्टी एस्पेक्ट है। बिल्कुल, उस पर तो आपको सावधानी बरतनी ही होगी। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ आज स्टूडियो में बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की गई और हमारे साथ थे प्राध्यापक एवं संकाय अध्यक्ष डॉक्टर मुर्तज़ा रिजवी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ संस्थापक आई मैच्योर के श्री रघु पांडे जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही साथ प्रोग्राम मैनेजर टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड से श्री रुपेश कुमार सिजारिया जी, आपने भी बहुत अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को दी। साथ ही हमारे साथ युवा और प्रोफेसर जिन्होंने सहभागी बने हमारे आज के इस कार्यक्रम के। और इसी के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रहें अपडेट। इसी के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। नमस्कार।